This call is now recorded. This call is now transcribed. सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? सो गुड इवनिंग ऑल। कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया है। मुझे कुछ रिस्पॉन्ड कर दो, मेरी आवाज आपको आ रही है नहीं आ रही है, बस ये कंफर्म कर दो बस। आ रही है? कूल कूल। ठीक है। तो हेलो 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 बच्चों, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। थोड़ा जल्दी आया करो यार टाइम पे। ठीक है। तो आज सबका क्या हाल चाल है बताओ? सबसे पहले तो सब बढ़िया ही होंगे आई गेस, है ना? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का पहला क्लास। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हम जो 10 तक फिजिक्स पढ़ते हुए आए हैं ना, वो काफ़ी डिफरेंट है ना? हम जो बेसिक पढ़ते आए हैं अभी तक, साइंस पढ़ते आए हैं इन जनरल, है ना? फिजिक्स केमिस्ट्री उसके अंदर का पार्ट है। लेकिन अब जब हम 11वीं में एंटर करेंगे ना बच्चों, तो क्या होती है कि ना, अब हम डेडिकेटेड फिजिक्स पढ़ने वाले, डेडिकेटेड केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, डेडिकेटेड उसके लिए बायो पढ़ने वाले। ठीक है। अब सब कुछ का एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा। फिजिक्स अलग से पढ़ना है, केमिस्ट्री अलग से पढ़ना है। तो जो 10 तक अब जो पढ़ते हैं वो अलग है, अब हम 11वीं में एंटर कर रहे हैं वो अलग है। ठीक है। जे के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो क्वाइट डिफरेंट। ठीक। अब उसकी तैयारी कैसे करना है, वो सब कैसे करना है, तो आज हम पहला कदम रखने जा रहे हैं अपने क्लास 11वीं की फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है। तो शुरू करते हैं, है ना? शुरू किया जाए। आज का जो टॉपिक है, रेस्पॉन्ड बस करते रहना जो भी जैसा लगे। मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा होगा, है ना? ठीक है। तो आज हम जो है सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, लेक्चर 1। अब मैं अगर इस चैप्टर की बात करूँ ना बच्चों, तो सबसे आसान चैप्टर है पूरे फिजिक्स को मिला के देखो, 11th और 12th को मिला के देखोगे ना आप, जेई मेन का हिस्सा देखोगे अगर, तो सबसे आसान चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इसका अगर मैं वेटेज आपको बताऊं ना, जेई मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं इससे, तो अगर मैं आपको वेटेज बता दूं, इसका जो वेटेज अगर आप देखोगे, तो वो लगभग लगभग ना एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, एक से दो क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है। और ये बहुत ही आसान होता है करना, सबसे आसान चैप्टर है ये। ठीक है। तो लेक्चर 1 शुरू करते हैं आज का, यूनिट एंड मेजरमेंट। माई सेल्फ किरण कुमार सामंता। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। दिस इज मी Kiran Kumar Samanta, having experience of more than 3 years of teaching till now, and currently working at Faculty of Physics at COE उत्तराखंड। ठीक है। अब मैं आपको वेटेज के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहा था कि इस चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान है, सॉल्व करना सबसे आसान है, और इससे 4 मार्क्स, मतलब एक होता है ना लड्डू, जेई मेंस में 4 मार्क्स बहुत ना मायने रखती है, आपकी रैंक कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। तो ये जो चैप्टर है ना बहुत आसान होता है, जो जो बताया जा रहा है उसको आप सिंपली फॉलो कर लो। अब मैं आपको बोला कि सिर्फ से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप इससे ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीख जाओ ना, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले आगे जाके, उससे आप 2 से 3 क्वेश्चन और बना सकते हो। दैट मीन्स कुल मिला के आप 8 से 12 नंबर के बीच में आप गेन कर सकते हो, अगर आपका इस चैप्टर में पकड़ अच्छा है तो। इस चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है। ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं, इसको समझेंगे आज के लेक्चर में, और यूनिट्स क्या होता है उसको समझेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करूं मैं आपके सामने, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं उसको भी हम समझेंगे आज। ठीक है। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं पूरे आज के लेक्चर में। तो बेसिक से सब कुछ शुरू होने वाला है। तो अपने अपने नोटबुक जो भी निकालना है निकाल लो, स्पाइन स्ट्रेट कर लो, आराम से इंजॉय करते हुए इस लेक्चर को पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने आपको वेटेज के बारे में बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि 11th क्लास का फिजिक्स में आप एंटर करने वाले हो, और ये चैप्टर सबसे इजीएस्ट चैप्टर है जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से, और स्कोरिंग चैप्टर भी है। ठीक है। इससे 4 से 8 मार्क्स के आप क्वेश्चन गेन कर सकते हो वेटेज देखा जाए तो। अब मैं अगर आपसे बात करूं, सिंपल सिंपल भाषा में पूछा जाए कि
फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, किसी को अगर एक रफ आइडिया दिया जाए तो फिजिकल क्वांटिटी मेरे हिसाब से अगर बोला जाए ना, तो वो क्या होता है कि ऐसा चीज या एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब बाय अ नंबर इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मैंने ये तो आपको डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब सिंपल सिंपल हिंदी भाषा में सर बताओ उसका मतलब क्या होता है। ऐसा चीज जिसको आप नाप सकते हो, वैसे चीजों को हम क्या बोल देंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोल देंगे। जैसे मेरे सामने ये पेन रखा है या कोई भी चीज रखा हुआ है ना, मैं बोलूँ इसको आप मुझे मेजर करके बताओ, नाप के बताओ, तो यू कैन मेजर इट वेरी इजिली विद द हेल्प ऑफ रूरल, है ना। स्केल लेके आप मेजर कर सकते हो आराम से, या फिर मीटर टेप आता है उससे मेजर कर सकते हो। तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी मेजर करने वाला, और आप जिस चीज को मेजर कर रहे हो ना, जो कि इसका लेंथ है, दैट लेंथ इज नोन एज व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। तो आपके सामने एग्जाम्पल भी गिवन है। अगर मैं आपसे बच्चों से पूछूं, क्या आप अपना वेट को मेजर कर सकते हो, यहाँ पर डायग्राम भी आपके सामने मैंने दिया है ना, चित्रकारी किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो अगर आपसे पूछूं तो क्या आप उसको मेजर कर सकते हो, यस आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेनिंग स्केल, ठीक है। वैसे ही क्या आप टाइम को मेजर कर सकते हो, हम वॉच पहनते हैं, है ना, वॉच से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप बाहर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपने सुना होगा कि आज बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ठंडा हो रहा है, तो क्या आप उसको भी मेजर कर सकते हो। तो ऐसे जो क्वांटिटी आपके सामने आते हैं थ्रू आउट द नेचर, आप तो देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, ऐसे सच क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया सबको, समझ में आया, एकदम क्लियर का डेफिनेशन है ये फिजिकल क्वांटिटी का। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं पहले समझ लो। क्योंकि हम जब फिजिक्स का शुरुआत करते हैं तो हम जो भी क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसे चीजों को ही पढ़ेंगे ना जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो पूरे 11th और 12th में ऐसे ही हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को ही डील करने वाले हैं पूरे 2 साल तक। दैट्स वाई हम आज का चैप्टर शुरू कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, यहाँ आपके मन में एक ना क्वेश्चन भी आना चाहिए, मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो, क्या आप अपने एंगर को यानी गुस्से को नाप सकते हो क्या, बच्चों बता दो यार। क्या तुम अपने गुस्से को नाप सकते हो, थोड़ा सोच के देखो। कोई ऐसा डिवाइस बना है हमारे पास जिससे हम अपने गुस्से को नाप सकते हैं। क्या मेरी खुशी को नाप सकते हैं, मैं बहुत खुश हूं आज, क्या मैं कोई स्केल इंजेक्ट कर दूं और मेजर कर लूं, ये पॉसिबल है क्या। नहीं है। या पॉसिबल है, खुद से पूछो, यस और नो, एक बार खुद से पूछो, मैं आपको आंसर करता हूँ। अगर आपके मन में ना नो आ रहा होगा ना, तो सही जवाब है। ऐसे कोई भी चीज नहीं बना जिससे हम एंगर को नाप सके, हैप्पीनेस को नाप सके, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को नाप सके। तो मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम नाप सकते हैं, बट जिनको हम नहीं नाप सकते हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों, बता दो यार, क्या हो जाएंगे बताओ। वो हो जाएंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। आपके सामने एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है ना, टॉम एंड जेरी का एग्जाम्पल लीजिए, मैंने रखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हो कि क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। देख लो, गुस्सा, स्मेल, स्मेल आप सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इसका कोई हमारे इस पूरे चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इसका यूज नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताया, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, सबसे पहली बात, जब आप 9th 10th में मैथ सॉल्व करते हो तो आपने चंदा देखा है कि जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टर कहते हैं, जिससे हम एंगल्स मेजर करते हैं, स्केल से आप मेजर करते हो, ठीक है, स्केल से मेजर करते हो। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज आपके सामने एक स्केल है, यहाँ 0 होता है बच्चों, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, डैश 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 ऐसा मेजरमेंट होता है उसके अंदर पे, 4 5 6 ऐसा होता है स्केल, सेंटीमीटर वगैरह लिखा होता है। अच्छा, मैंने आपके सामने रख दिया, पेन रख दिया, लेट सपोज ये पेन है आपके सामने, मैंने बोला कि आप इसको मुझे मेजर करके बताओ। तो आप सबसे पहला काम जो हर एक बच्चा करेगा ना, वो क्या करेगा, इस 0 से इस इस पॉइंट को पहले मैच कर लेगा, है कि नहीं, पहले 0 पे स्टार्ट करेगा, देन इसका जहां तक इसका एंडिंग आ रहा है वहां से वो उसको देख लेगा रीडिंग कितना आ रहा है। सही बात है, ये सारे बच्चों को पता है। प्लीज यूज लाइट कलर ओनली, ओके ओके, श्योर श्योर। ये कलर ठीक है, येलो कलर, ये ब्राइट है काफी, है ना।
ठीक, तो कोई भी बच्चा मेजर कर लेगा। अगर मैं सेम चीज बताऊं आपको, अगर लेट सपोज आपको कोई एंगल नापना हो, सबसे पहले आप एक प्रोडक्टर लेते हो। यस, एनी डाउट्स? किसी ने हैंड रेस किया था शायद। कोई डाउट हो तो प्लीज चैट में बता दो मुझे, या फिर माइक ऑन करके बता दो। ठीक है, आप एंगल मेजर करते हो ना बच्चों, तो सबसे पहले आप जीरो से इस लाइन को मैच करते हो सभी बच्चे, फिर यहां से आप जीरो से मैच करके ही एंगल मेजर करते हो। ठीक है, कोई भी एंगल 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना बच्चों, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप जीरो से मैच किए इसका, यहाँ पास आप इसके जीरो से मैच किए। ठीक है, ये जो आप मैच कर रहे हो ना, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, जहां से आप मेजरमेंट करना शुरू करते हैं, वैसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट्स। जहां से हम सब कुछ नापना चालू करते हैं, वैसे पॉइंट को हम बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट। आपने मैथ्स में ये भी पढ़ा होगा। ऐसा एक होता है, लेट सपोज ये कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं, ये जीरो होता है जिसको हम कहते हैं जीरो जीरो, ओरिजिन कहते हैं, सारे बच्चों को पता होगा। तो ये जीरो जीरो एक्चुअली में क्या है, रेफरेंस पॉइंट्स है, जहां से आप सारे डिस्टेंसेस को मेजर करते हो। सही बात है। अब मैं आपको रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्यों यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट नेक्स्ट उस पर आते हैं, स्लाइड पे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको रेफरेंस के बारे में समझा दिया। ठीक, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में क्यों बताया बच्चों, मेरा बताने का मतलब ये था कि अगर मैंने बोला जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जस्ट अ सेकेंड, बच्चे अभी भी आ रहे हैं, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं काफी, थोड़ा टाइम से आओ। ठीक है, कोई नहीं। मैंने आपको रेफरेंस के बारे में क्यों बताया, बताता हूँ। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बता दिया, इसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपके सामने एक लिख दिया दो, मैंने लिख दिया तीन, मैंने लिख दिया चार। खुद से क्वेश्चन पूछिए क्या लिखा है, क्या है, कुछ ये कुछ आपको एक्सप्रेस कर रहा है, आप कुछ ले पा रहे हो कि क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि सिर्फ नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, एक नंबर लिखा हुआ है, इसके आगे ना कुछ है ना पीछे कुछ है, दैट मीन्स इट इज जस्ट अ डिजिट, है ना। लेकिन जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो जब मैंने आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया कि इसको मुझे मेजर करके बताओ, तो आप मुझे आंसर कैसा करोगे सर, आप आंसर करोगे सर 10 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, या कुछ ना कुछ तो आप बोलोगे। तो आप एक्चुअली में क्या बोल रहे हो, 2 समथिंग सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर समथिंग लगा रहे हो। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के आगे ना ये जो लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओनली डिजिट्स है। ठीक है, जब तक इसके पीछे हम कुछ ऐड नहीं कर देते, दैट इज नोन एज यूनिट्स, जब तक हम इसमें यूनिट ना लगा देना, तब तक हम फील नहीं कर सकते कि एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपको रेफरेंस इसलिए बताया है, जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, थोड़ा क्लियर हो जाएगा अपने को। अच्छा, मैं आपको यूनिट थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है, अब एक क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक आलू है, आलू मीन्स पोटैटो है, मेरे पास वाटरमेलन है, वाटरमेलन है, तरबूज है। ठीक है, अब मुझे वाटरमेलन का वेट नापना है, वेट नापना है, जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, वेट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं क्या करूंगा, इस एक आलू का मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल लूंगा। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैं कुछ भी करके इस एक आलू का वेट निकाल लिया, लेट सपोज मैं कैसे भी करके कुछ भी तिगड़मबाजी करके आलू का वेट निकाल लिया बस। ठीक है, ये आलू का कुछ ना कुछ मेरे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, मुझे इसकी वैल्यू पता है कि हाँ ये 10 किलो का, 5 किलो का, जो भी मैंने निकाल लिया।
बस अपने दिमाग में डालते जाओ। अच्छा, अब मुझे वाटरमेलन का वेट बताना है। तो लेट सपोज मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि एक वाटरमेलन का वेट 10 आलू के बराबर है। दो वाटरमेलन का वेट कितना हो जाएगा? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये समझते जाना। अगर एक वाटरमेलन का वेट 10 आलू के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया आपको बताता हूं। इस आलू को मैंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल के रखा जो कि एक्सपेरिमेंट से आया होगा, और इस आलू को मैं कंपेयर करके वाटरमेलन का वेट बता रहा हूं आपको। कैसे बता रहा हूं? एक वाटरमेलन का वेट कितने आलू के बराबर है? 10 आलू के बराबर है। मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं ऐसा होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं अभी। तो अगर मेरे पास एक वाटरमेलन का वेट आ गया बच्चों, तो क्या मैं जितने नंबर ऑफ चाहूं वाटरमेलन के वेट क्या मैं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो यहाँ पर जो आलू है ना बच्चों, वो एक्चुअली में क्या है? एक रिफरेंस पॉइंट है। क्या आपको समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया था रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, स्केल से मेजर करते हैं लेंथ, एंगल मेजर करते हैं तो जीरो मैच करते हैं, वो भी एक रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पर भी जो आलू आपके सामने है ना, एक्चुअली वो क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है, जहां से आप वाटरमेलन का वेट को कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं कहीं बैठा हूँ, लेट सपोज दिल्ली में बैठा हूँ, वहां पर आलू का वेट अलग होगा। लंदन जाऊंगा, पेरिस जाऊंगा, न्यूयॉर्क जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा, तो आलू का वेट दूसरा होगा। तो एक बात बताना दोस्तों, कि हर जगह, हर कंट्री का, हर एक प्लेस का आलू का वेट तो डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पास एक जो आलू है, वो एक कोई मुझे सेंस नहीं लग रहा कि मुझे स्टैंडर्डाइज किया जाए। मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि आलू को मैं हमेशा ऐसा कंपैरिजन नहीं ले सकता कि मैं आलू ले लूंगा उठा के और वाटरमेलन का वेट बता दे। ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, हर जगह पे ट्रू नहीं होगा। हर जगह पे आलू का जो वेट है वो बदलेगा। समझ में आ रही बात मेरी? तो ये सब चीजों को हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम एक यूनिट को इंट्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ रहा है? यूनिट क्या होता है ना, वो लंदन में ले लो, आप इंडिया में ले लो, दिल्ली में ले लो, कहीं भी चले जाओ, वो यूनिट जो है हमेशा फिक्स रहेगा। धरती पे ले लो, मार्स पे ले लो, कहीं भी ले लो, वो यूनिट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा हमेशा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जिस चीज से आप कंपेयर करते हो दूसरे क्वांटिटी को, बात समझ में आ रही है? जिस चीज से आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को, दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। थोड़ा बहुत दिमाग में अगर गया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। देखो, मैं क्या बताना चाह रहा था। फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए वी हैव टू कंपेयर इट विथ सम रिफरेंस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए हमको उसको किसी एक रिफरेंस से तुलना करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा। दैट जिससे हम तुलना कर रहे हैं ना, उस रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं यूनिट। समझ में आ रही है क्या? मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया था आलू का, तो हमारे पास वो आलू क्या था बच्चों? यूनिट था एक तरीके से। ठीक है, लेकिन मैं उसको प्रॉपरली यूनिट क्यों नहीं बोल रहा था? बिकॉज यूनिट एक ऐसा चीज है, उसके नीचे मैंने और भी लिखा है, देखो, एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड। मतलब कि ऐसा यूनिट एक ऐसा चीज होता है जो आप इंडिया में ले लो, लंदन में ले लो, कहीं भी किसी भी कंट्री में, प्लानेट अर्थ में, मार्स में, कहीं भी ले लो, वो नहीं बदलेगा। जिसको हम सब जगह इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस चीज से हम तुलना कर सकते हैं, दैट पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज यूनिट। क्या आपके दिमाग में ये बात चले गई बच्चों? सभी को चले गई? तो प्लीज एक बार रेज योर हैंड, जो भी आप रिएक्ट कर सकते हो अपने गूगल मीट के थ्रू, कर दोगे तो मच बेटर हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पर? मेरिटोरियस स्कूल के बच्चों को समझ में आ गया आई गेस। ठीक है, और किसी को समझ नहीं आया? ठीक है, आएगा, धीरे धीरे आएगा, हौले हौले आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, चलो। तो मैंने फिर से एग्जांपल पे दिया था क्या चीज? मैंने, समझ में आ गया, MSJ हैज रेज्ड, ओके ठीक है, ओके। तो यूनिट के बारे में हो गया। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो।
नोट कर लो। अगर कोई नोट कर रहा है बच्चा तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल वेट फॉर 1 मिनट और 30 सेकेंड्स, या फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। या और एग्जाम्पल चाहिए थोड़ा सा तो आई कैन एक्सप्लेन मोर, अगर आपको एग्जाम्पल और चाहिए तो। एक एक पॉइंट पे गौर करना है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंटरनेशनली जिसको एक्सेप्ट करते हैं बच्चों, है ना, ऐसे नहीं सिर्फ इंडिया में चल रहा है तो यूनिट बोल दिया, नहीं, इसको पूरे दुनिया भर में एक्सेप्ट करते हो। ये किसने बनाया बच्चों? ये साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर बनाया है। हमने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, ना आपने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। साइंटिस्ट लोग का ग्रुप होगा जिन्होंने डिसाइड किया होगा कि आज से हम इसको फॉलो करेंगे, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो हमको। हम सिर्फ एक चीज को फॉलो करें, इसको हम क्या कह देते हैं? यूनिट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बोलूंगा 1 सेंटीमीटर, 1 बोल दूं और 1 सेंटीमीटर बोल दूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? 1 मतलब एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को, और 1 सेंटीमीटर मतलब 1 के आगे लगा दिया सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड साथ में क्या लगा दिया मैंने इसके सामने? यूनिट लगा दिया पीछे। तो क्या बन गया? वो एक फिजिकल क्वांटिटी बन गया। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? एक लेंथ को बता रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आपको पता है इतू सा होता है। अगर आपको बोलूं कि 1 mm कितना होता है तो और छोटा। अगर बोल दू 1 मीटर तो इतना बड़ा। सही बात है। तो जितना जितना मैं यूनिट को बदलते जाऊंगा, आप एक्सप्रेस फील कर सकते हो कि हाँ कितना एक्चुअली बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। मैं बोल दिया कि 2 ग्राम का है, 2 ग्राम तो हल्का होगा, 2 किलो तो भारी होगा। तो जैसे जैसे मैं यूनिट को बदल रहा हूँ, वैसे वैसे वो फिजिकल क्वांटिटी का जो फीलिंग है वो बदल रहा है। फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदल रहा है, बट उसका जो फीलिंग है वो बदल रहा है। आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, ये होता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। जैसे कि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको दिखाना है किसी को कि हाँ भैया ये फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपके सामने लिखा है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए उसके सामने क्या होता है? जो नंबर होता है ना, जैसे मैंने लिख दिया 1 किलोमीटर बच्चों, तो ये 1 एक्चुअली में क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है। इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। साथ में इसके पीछे क्या लगा है बच्चों? किलोमीटर लगा है, एग्जाम्पल दिया। तो किलोमीटर एक्चुअली में क्या है? उसका यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम n इंटू यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या है? यूनिट। नीचे एक छोटा सा एग्जांपल दिखा है 28 मीटर वाला एग्जांपल। तो 28 क्या बता रहा है आपको? 28 टाइम्स किसके? मीटर के। समझ में आ रहा है? 28 टाइम्स ऑफ मीटर। और इन मीटर की हमने कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल के रखा है। किसने निकाला है? साइंटिस्ट लोगों ने निकाला है, ठीक है। वैसे मैं लिख दूं 60 सेकेंड, इसका मतलब क्या है बच्चों? समझ में आ रहा है? 60 टाइम्स किसके? सेकेंड के। एक सेकेंड का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो किसने निकाला हुआ है? साइंटिस्ट लोगों ने निकाला हुआ है। उस वैल्यू कितने टाइम्स हो रहे हैं यहाँ पर? 60 टाइम्स। तो बेसिकली ये पूरा क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर क्या है बच्चों? टाइम है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या सबको? यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैंने बता दिया वही चीज जो मैंने आपको वर्बली बताया, वो लिखा भी हुआ है यहाँ पर। क्या आपको क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है तो थम्स अप कर दो, या जो भी करना है आप रिएक्शन देके कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है आपके सामने, if we measure a physical quantity in more than one unit, then the multiplication of magnitude and unit is a constant। ये कब यूज करेंगे मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया 1 किलोमीटर बच्चों। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 किलोमीटर आपको पता है, पूछूं कितना मीटर होता है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? ऐसा लिखते थे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है बच्चों। तो ये भी लेंथ वाला फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी क्या है? लेंथ वाला फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को लिखें, रिप्रेजेंट करें, किलोमीटर से मीटर में जाए, मीटर से सेंटीमीटर में जाए, तो 1 × किलोमीटर जितना वैल्यू आ रहा है वो हमेशा किसके बराबर होगा? करस्पॉन्डिंग उसके जो वैल्यू आएगी उसके बराबर होगा।
तो इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले वाले सिस्टम का इनटू U1 क्या है यहाँ पास किलोमीटर है, और N1 की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पास N2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1000 है, और U2 की वैल्यू यहाँ पास क्या है बच्चों मीटर है। ये फॉर्मूला एक्चुअली क्या बता रहा है कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमेशा उनका जो मल्टीप्लीकेशन है 1 टाइम्स किलोमीटर, 1000 टाइम्स मीटर, 10,000 टाइम्स सेंटीमीटर, इनका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, 2 into 3 लिख लूं या 3 into 2 लिख लूं, दोनों का मतलब क्या आएगा 5 आएगा बच्चों, है कि नहीं? 5 नहीं आएगा ना, 6 आएगा। 2 into 3 6 होता है, 3 into 2 6 होता है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आ रहा है। तो वैसे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू जब कन्वर्ट करोगे तो कांस्टेंट आएगा। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करना है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जाके। कुछ कुछ समझ में आ रहा है सबको, धीरे धीरे हौले हौले समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मान लेता हूँ। अब देखो, हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया। अब कितने टाइप्स के हमारे पास नेचर में फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपके सामने फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव क्वांटिटी। अब मैं एक अच्छा क्लासिकल एग्जांपल आपको देता हूं जो मैं अपने बच्चों को देते आया हूं हमेशा। अच्छा, आप हो आप हो आपका नाम मैं मान लेता हूं राहुल है, कोई भी बच्चा होगा राहुल है बस, ठीक है? या कोई बच्ची है दिव्या है मान लेता है ना, उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है? उनके पेरेंट्स है, राहुल के पेरेंट्स दिव्या के पेरेंट्स है। अब क्या उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी होंगे, ठीक है? अब उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी होंगे, रहे होंगे, उनके पेरेंट्स के और भी पेरेंट्स होंगे, ठीक है? तो हम जो है किन से मिलके बने हुए हैं, हमारे पेरेंट्स से। हमारे पेरेंट्स किससे मिलके बने हुए हैं, अपने पेरेंट्स से। तो ऐसे करते 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 इमेजिन करो, जो सबसे पहला प्राणी आया होगा दुनिया में, ठीक है, जिनसे मिलकर हम लोग बने हैं, जस्ट इमेजिन करो, जो पहला होमोसेपियन होगा, जो यूनिक होगा, जिनसे मिलकर हम बने हैं, वो किसी से मिलकर नहीं बने हैं, वो खुद में यूनिक है, ठीक है? तो ऐसे क्वांटिटी जो यूनिक है, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है, तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। समझ में? यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग आया होगा, जो यूनिक है, जो किसी पे निर्भर नहीं करता। समझ में आ रहा है? वैसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। उनसे मिल मिलकर हमारे पेरेंट्स बने होंगे, हमारे दादा बने होंगे, हमारे दादा से हमारे पेरेंट्स बने होंगे, हमारे पेरेंट्स से हम बने हैं, फिर हमसे कोई और बनेगा। तो क्या हो रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल मिलकर जो बनते हैं ना बच्चों, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम बोल देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और ऐसे क्वांटिटी जो सबसे पहले आए हैं, यूनिक हैं, किसी पे निर्भर नहीं करते, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, दोज क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल भाषा है, ठीक है? अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अच्छा, अब सर ऐसे देखा जाए तो हमारे पास तो दुनिया में बहुत सारे हजारों फंडामेंटल क्वांटिटी होने चाहिए, लेकिन भैया हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, हमारा काम होता है सारे चीजों को आसान करना, ठीक है? साइंटिस्ट लोग बैठे होंगे ग्रुप में, सम्मेलन कर रहे होंगे, ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होंगे कि क्या किया जाए कि सब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजी हो जाए। तो उन्होंने कमिटी ने डिसाइड किया कि हमारे पास नेचर में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है? जैसे हमारे पास, आपको बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दिया मैंने आपको, कि हमारे पास 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, 7 डेज इन अ वीक भी होता है, 7 नोट्स इन द म्यूजिक होता है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होता है। वैसे ही हमारे पास बच्चों कितने फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जिस्ट करते हैं। क्या आपको समझ में आ गई? मैंने आपके सामने ये डेफिनेशन भी लिखा, आपको नोट करना, आप नोट भी कर सकते हो। These are the quantities which do not depend on
एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दिया, वही आपके सामने लिखा है। ठीक है, 777 दिख रहा है, एंड 7 थाला फॉर अ रीजन, MS धोनी ऑल्सो। ठीक है, जस्ट अ जोक। आपको समझ में आ गया होगा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। अच्छा, अब सर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी तो हो गए, वो होते कौन से वो भी तो जान ले एटलीस्ट। तो देखो, हमने आपके सामने बढ़िया से टेबल बना के रखा है। हमारे पास ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, जिनसे मिलकर हम सारी फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स में पढ़ने वाले उनको बनाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है क्या? इनसे ही मिलकर और क्वांटिटीज हम डिराइव करेंगे, दोज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, तो आपके सामने लिखा है सबसे पहला क्वांटिटी कौन सा बच्चों? वो है मास। ठीक है, उसका यूनिट ऐसा यूनिट है। मैंने आपको अभी तक ऐसा का मतलब नहीं बताया, मैं बताने वाला हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, मास जब भी आएगा तो हमेशा उसका यूनिट क्या लगाना है हमको? किलोग्राम लगाना है। सिंबल मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या होने वाला है? केजी होने वाला है। ठीक है, वैसे ही जब जब लेंथ आएगा, लेंथ मतलब लंबाई आएगी, तब तक क्या यूज करना है हमको? मीटर यूज करना है। और सिंबल में क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एम होगा। ठीक, थर्ड बात किया जाए टाइम के बारे में, तो टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंड से, शॉर्ट फॉर्म SEC भी लिखा होता है कहीं कहीं, और S भी लिखा होता है, दोनों आप यूज कर सकते हो। चौथा है टेम्परेचर, केल्विन। और पहली बात तो ये जो टेबल आपके सामने बना है ना बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। वो कौन से होते, कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भैया ये होता है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या है? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे जब, मोल। ठीक है, मोल वो वाला मोल नहीं जो तिल होता है, वो वाला मोल नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करेंट। करेंट को भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटी माना है। एम्पियर क्या है? उसका यूनिट है, एंड सिंबल A है। हम धीरे धीरे इस चैप्टर को बिल्ड करेंगे तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा। अभी हम सीख रहे हैं ABCD। जैसे ही हम ABCD सीख जाएंगे तो हम सेंटेंस भी फॉर्म करना सीख जाएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत अगर बोर लग रहा होगा, थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा टॉलरेट करना, क्योंकि चैप्टर आगे जाके इंटरेस्टिंग होने वाला है। और MSF मेडिकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं क्या? और 7th वाला क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट क्या होता है बच्चों? कैंडेला होता है, CD। अच्छा, इसको आप नोट कर सकते हो, आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है? ठीक है, जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, वैसे हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा? डिराइव क्वांटिटी। तीसरा होता है एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, या सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, जो शायद ही कभी आपको काम में आए। प्लेन एंगल आपको काम में आ जाएगा। एंगल इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस, एक फॉर्मूला होता है, ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला है। वैसे सॉलिड एंगल के बारे में बात किया जाए तो सॉलिड एंगल को लिखते हैं ऐसा, स्मॉल एरिया बाय R²। ये कहीं काम नहीं आएगा आपको, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होते हैं, जिनमें दो क्वांटिटी आते हैं। प्लेन एंगल, जिसका यूनिट क्या होता है? रेडियन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ये जो सिंबल है उसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, ये ओम जैसा दिख रहा है, इसका यूनिट क्या होता है? स्टी रेडियन होता है। ये काम नहीं आएगा आपको, जब तक आप एडवांस में जाओगे तभी शायद आपको थोड़ा बहुत दिख जाए, बाकी दिखने को नहीं मिलता ये। ठीक है, अच्छा, ये लिखा है, मैं आपसे पूछूंगा बाद में। अब मैं कुछ आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला था आपको ऐसा यूनिट क्या होता है, बताता हूँ। अब देखो, साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम डिसाइड करेंगे कि हम ये चीजें फॉलो करने वाले हैं। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर देखा जाए बच्चों, तो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने डिसाइड किया है, हमने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने। पहला होता है MKS सिस्टम, दूसरा होता है बच्चों FPS,
तीसरा होता है CGS। आपने अपने एनसीईआरटी की किताब में तो देखा ही होगा कहीं ना कहीं इसको। इसका मतलब क्या है, जब जब हम मास मेजर करेंगे और वेट मेजर करेंगे या टाइम मेजर करेंगे, तो M स्टैंड्स फॉर, किसी को पता है क्या? मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो जब भी हम इस सिस्टम में रह के मेजरमेंट करेंगे, नापेंगे, तो हम हमेशा लेंथ को किस में बताएंगे? इसका मतलब समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको अगर बोलता हूं कि बच्चों आप मुझे इस रिमोट का लेंथ मेजर करके बताओ MKS सिस्टम में, मान लो आपने इसका लेंथ मेजर किया 10 समथिंग, ठीक है, 10 समथिंग आपने मेजर किया, तो मैंने आपको बोला कि आप मुझे MKS सिस्टम में रिप्रेजेंट करो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? 10 मीटर होना चाहिए या 15 मीटर होना चाहिए। आंसर लेंथ का मीटर में होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे बोल दूं CGS के बारे में बात करूं, तो जब जब आप लेंथ लिखोगे तो किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में, वेट ग्राम में, टाइम हमेशा अनचेंज रहता है, सेकेंड में ही रहने वाला है तीनों सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, जब जब आप इसमें मेजर करोगे इस सिस्टम में तो फुट में मेजर करोगे, वेट मेजर करोगे तो पाउंड में मेजर करोगे। जैसे कि मैं आपको बोल दिया बच्चों, इसको आप मुझे मेजर करके बताओ CGS सिस्टम में रह के, तो आपने कुछ नापा अपने स्केल से, तो आपने नापा 15 समथिंग, तो आप मुझे किस में बताओगे? 15 सेंटीमीटर में रह के बताओगे, क्योंकि CGS में लेंथ किस में मेजर करते हैं हम? सेंटीमीटर में। वहीं अगर आपसे बोलूं FPS सिस्टम में रह के मुझे आप इसका लेंथ रिप्रेजेंट करके बताओ, तो आपका आंसर होना चाहिए 10 फुट, 5 फुट, 2 फुट, 3 फुट, X फुट, कुछ भी हो सकता है। वही आपको बोलो कि आप मुझे वेट मेजर करके बताओ FPS सिस्टम में, तो क्या होना चाहिए? पाउंड्स में होना चाहिए। टाइम हमेशा रहने वाला है सेकेंड्स में। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, ये हो गया आपके पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, एक और होता है जिसे हम कहते हैं SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट। SI यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जब मैंने इंटरनेशनल लगा दिया ना बच्चों, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सब जगह वैलिड है, और जनरली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर कह लो ऐसा यूनिट एक ही मतलब है। ये जनरली क्या होता है, ये MKS सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? SI यूनिट कहते हैं। तो जब जब आप लेंथ मीटर में, वेट किलोग्राम में, टाइम सेकंड में नापोगे, तो एक तरीके से बाय डिफॉल्ट आप किस में मेजर कर रहे हो? SI सिस्टम में ही मेजर कर रहे हो। क्या आपको क्लियर हुआ मेरी बात? SI यूनिट्स क्या होता है? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया होगा तो थम्स अप कर देंगे। किसी ने चैट में कुछ पूछा है? ओके, प्रेजेंट, मेरिटोरियस, LDH गर्ल प्रेजेंट। किसी को कोई डाउट है? थम्स अप, एनीथिंग? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, आई होप सबको समझ में यहाँ तक तो आ गया है ना। चलो, कोई डाउट है कि समझ में आ गया वाला चीज है? समझ में आ गया क्या? मान लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको क्या क्या अभी आज के चैप्टर में मैंने क्या क्या बताया, अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश करूँ आपको। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है। आज इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज जो पहला टॉपिक है वो थ्योरेटिकल है। पहले आपको थ्योरी समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। थ्योरी समझोगे तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हो आने वाले फर्दर चैप्टर में, ठीक है। तो आज हमने जो जो पढ़ा है ना वो सिंपल एक बेसिक चीज है। कल जब हम लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब लेक्चर लेंगे ना, तो उसमें आने वाला है न्यूमेरिकल। जब हम डायमेंशंस में एंटर करेंगे ना, तब क्वेश्चन बनाने का जो मजा है ना वो अलग आएगा आपको, ठीक है। अभी थोड़ा सा बोर बोर लग सकता होगा आपको, ठीक।
अच्छा, तो मैं जस्ट छोटा सा रिकॉल दे दूं आपको, मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया आज। सबसे पहले हमने आज बात किया बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अपने आप से ही बिना स्क्रीन को देखे खुद से रिकॉल कर लो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। मैंने आपको जो बोला है वो याद रखो बस। ऐसे चीजें जिनको हम नाप सकते हैं, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। आप कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हो मेजरमेंट करने के लिए, वो आप पे निर्भर करता है। तो लेंथ, वेट, टाइम एक्सेट्रा आर नोन एज टेम्परेचर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। कोई बच्चा बढ़िया से एग्जांपल देना चाहेगा क्या चैट में कि और भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पता हो आपको, को हम नाप सकते हैं? अभी नहीं दे सकते, सॉरी, ग्रुप में ज्वाइन किया सर। ठीक है, चलो। फिर मैंने आपको बताया कि क्या आप अपना गुस्सा नाप सकते हो? नहीं नाप सकते ऑब्वियसली। तो ऐसे क्वांटिटी क्या हो जाते हैं बच्चों? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो जाते हैं। मैंने आपको और एग्जांपल दिया, हैप्पीनेस, सैडनेस, फेथ, कलर, स्मेल एक्सेट्रा, जो भी सब फील के बारे में बताता है। आप इनको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, तो दोज क्वांटिटीज आर नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिर मैंने आपको बताया बच्चों, ये आलू वाला वाटरमेलन वाला एग्जांपल दिया, मैं इसमें और भी एग्जांपल्स ऐड कर सकता हूँ। आपको ये समझ में तो आ गया होगा मैंने आलू क्यों चूज किया था, रेफरेंस पॉइंट माना था। ठीक है, मैंने एक आलू के वेट मेजर कर लिया होगा, कहीं ना कहीं से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल लिया होगा। अब उस आलू को कंपेयर करके मैंने वाटरमेलन का वेट आपको बताया था। अगर मेरे पास एक आलू का वेट है तो मैं जितना चाहे उतना वाटरमेलन का वेट बता सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ आलू। तो मैं जिससे कंपेयर कर रहा हूँ ना, वो रिफरेंस पॉइंट है। ठीक है, वो रेफरेंस पॉइंट को हम क्या नाम दिए थे बच्चों? हमने नाम दिया था उसको यूनिट। और यूनिट तभी बोलेंगे जब वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, ना कि आप लोकल जा रहे हो, अपना मार्केट में जा रहे हो, अपना कुछ भी यूनिट बना दिए। भैया एक क्या बोलता हूँ उसको, एक श्यामू, श्यामू यूनिट बना दिया अपना, रामू बना दिया यूनिट, रामलाल बना दिया यूनिट, मोहनलाल बना दिया यूनिट, कुछ भी यूनिट बना दिया, वो सब नहीं चलेगा, अपने मन मर्जी नहीं चलेगा ना। तो ये सब केओस कंफ्यूजन हटाने के लिए ही यूनिट तभी बोला गया है जब उसको सब लोग एक्सेप्ट कर पाए और वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू का हो। लिखा हुआ है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। ये सारे जो शब्द लिखे हैं ना, उस पर गौर करना सीखो। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ रेफरेंस पॉइंट टू क्वांटिफाई एंड कंपेयर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास एंड टाइम, दोस सच रेफरेंस इज नोन एज यूनिट। ठीक है, फिर हमने बात किया था कि फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर होगा सामने, और दूसरा उसके पीछे क्या होगा, एक कुछ ना कुछ लगा होगा यूनिट। जब तक ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ना आए साथ में, तब तक वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, हम ये श्योरली बोल सकते हैं। ठीक है, जब जब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और साथ में यूनिट आएगा, तभी हम उसको बोलेंगे कि हाँ, ये किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 वाला फॉर्मूला, इसका यूजेज आगे जाके हम सीखेंगे डायमेंशन वाले हिस्से में। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने आपको अच्छा सा एग्जांपल दिया था अपने पूर्वजों का, कि जो सबसे पहले आया होगा बच्चों वो क्या होगा बताओ, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। दोज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल मिल के तो हम बने हैं ना, हम अपने पेरेंट्स से बने, हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से बने। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या नाम दिया था हमने? डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, हमने सर फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में तो पढ़ लिया कि नेचर में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। डिराइव क्वांटिटी का कोई गिनती आपने नहीं बताया सर, कितना डिराइव क्वांटिटी होते हैं हमारे पास? बेटा ऐसा कोई गिनती है नहीं इसके लिए, क्योंकि हम 7 से मिलकर ही 1000 फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपको बताया था कि बेटा टेबल जो है ना, उसको बिल्कुल भी गलती करके नहीं भूलना है। ये जो टेबल है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना, मैंने आपको बोला था। अच्छा, किसी ने एरिया के बारे में सुना है? एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है? सबने सुना होगा, सभी ने सुना होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सभी ने सुना होगा।
अच्छा, तो एरिया का मतलब क्या होता है बताओ तो। एरिया का फॉर्मूला आपने कहीं देखा होगा, तो आप लिखते हो ना 2 मीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या है एक्चुअली, 2 मीटर इंटू 2 मीटर आप कर रहे हो। और याद करो, क्या मीटर एक फंडामेंटल क्वांटिटी था क्या बच्चों? बिल्कुल था भाई, सबसे नीचे में था सेकंड वाले में। तो 1 मीटर के साथ मीटर मल्टीप्लाई होके क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है ना। तो एरिया एक्चुअली में क्या आपको पता है, बता दो, आपके जबान में आंसर होगा, क्या होगा बताओ? डिराइव्ड क्वांटिटी। वेरी गुड। अगर आपसे पूछूं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है बच्चों बताओ तो? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक्चुअली में ब्रेथ मतलब भी क्या होता है, लंबाई ही होता है नापना। हाइट भी क्या होता है, लंबाई होता है। तो ये भी एक्चुअली में क्या है, मीटर है। ये भी क्या है, मीटर है। ये भी मीटर है। मीटर कह लो, सेंटीमीटर कह लो, या फुट कह लो, है तो एक्चुअली लेंथ का मेजरमेंट ना। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सब कुछ मीटर मीटर लेंथ वाले टर्म से मिलके बना हुआ है। कौन मिलके बना है बच्चों उससे? वॉल्यूम मिलके बना है ना। तो वॉल्यूम जिनसे मिलके बना हुआ है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो बना है यहाँ पर कौन बना है, वॉल्यूम बना है। तो वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। मैंने एक एग्जांपल और आपके सामने ऐड कर दिया। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ जानी चाहिए भैया। मैंने साथ साथ एग्जांपल दिया आपको बढ़िया सा, और सप्लीमेंट्री की मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। ठीक। अब कल हम जब पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, या अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, डायमेंशन तो पढ़ सकते हैं आज। ठीक है। आपने अपने स्कूल में डायमेंशन के बारे में पढ़ रखा होगा आई गेस। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा डायमेंशन क्या होता है। ठीक है। मैं थोड़ा सा डायमेंशन का आपको रफ आइडिया देता हूँ क्या होता है डायमेंशन। ठीक है। तो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायमेंशन। हमने फिजिकल क्वांटिटी बहुत पढ़ लिया सर। अब थोड़ा डायमेंशन के बारे में ज्ञान ले लेते हैं। और डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है भैया इस चैप्टर का। अगर ABCD नहीं आया है तो सेंटेंस बनाने में नहीं आएगा। ठीक है। तो डायमेंशन पहले सीख लो। तो पहले तो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी are the powers to which fundamental units must be raised in order to get the unit of derived quantity. Basically, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया ना अभी एरिया का, लाइट कलर यूज करना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एरिया का, और मैंने आपको बताया था कि एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। बिल्कुल होता है। या फिर मीटर इंटू मीटर कह लो, L स्क्वायर कह लो, या M स्क्वायर कह लो। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है, फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर हम यूज करते हैं डिराइव क्वांटिटी बनाने के लिए, यहाँ पर एरिया क्या है बच्चों, एक डिराइव क्वांटिटी है। लेंथ क्या है बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, डायमेंशंस। दोस पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट इज नोन एज डायमेंशंस। शॉर्ट एंड स्वीट। क्या आपको डायमेंशन समझ में आया क्या? अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये जो आपके सामने लिखा है क्या ये डायमेंशन है, अगर आपसे पूछूं तो कितने बच्चे बोल रहे हैं कि सही लिखा है डायमेंशन? क्या ये डायमेंशन लिखा है मैंने? अगर आपको लग रहा है डायमेंशन लिखा है तो प्लीज थम्स अप। किसी को नहीं लगता कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। डायमेंशन, ओके। डायमेंशन हमेशा और हमेशा याद रखना, डायमेंशन जब भी रिप्रेजेंट करना होगा तो हमेशा हम एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। जब तक स्क्वायर ब्रैकेट आपको नहीं दिखे इसका मतलब वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं एरिया लिख देता हूं बच्चों, ये L स्क्वायर है, जैसे मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया ना बच्चों, तो बेसिकली ये डायमेंशन बता रहा है। किसका डायमेंशन बता रहा है, एरिया का। ठीक है। और एरिया इज अ डिराइव क्वांटिटी। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर्स लगाते हैं, दोस पावर्स आर नोन एज डायमेंशंस। और हम क्यों कर रहे हैं सब चीज सर, क्योंकि हमको डिराइव क्वांटिटी को भी तो रिप्रेजेंट करना है ना बच्चों। सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम डिराइव क्वांटिटी बना पाए। तो डिराइव क्वांटिटी बनाने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करते हैं। दोस पावर्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स डायमेंशन ऑफ
दोज फिजिकल क्वांटिटी। एम आई क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ? क्या आपको समझ में आया मैंने क्या कहा है अभी तक? क्या आपको लैंग्वेज भी क्लियर है, या थोड़ा हिंदी बोलना है या थोड़ा इंग्लिश बोलना है? और काश मैं आप लोगों से रेस्पॉन्ड कर पाता इंडिविजुअली, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाता। बट आप चैट में तो बिल्कुल ही बोल सकते हो अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको डायमेंशन के बारे में बात बता दी है। आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो यहाँ तक। ये शुरुआत है पूरे इस चैप्टर का। किसी का कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। देखो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो जाएगा चैप्टर। पहले हमेशा टफ, थोड़ा सा बोर लगता है हर एक चैप्टर का, क्योंकि बिल्ड करना पड़ता है वो चैप्टर। वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कोई भी डाउट हो तो अगेन, मैं थोड़ा डायमेंशन को और आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डायमेंशन थोड़ा सा फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ एक डायमेंशन का इंट्रोडक्टरी दिया है। अच्छा, आपसे पूछूं वॉल्यूम का डायमेंशन बताओ तो लेंथ में क्या होता है? तो क्या होता है वॉल्यूम, कैसे बना बताओ बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मतलब एक्चुअली में क्या है? लेंथ लेंथ और लेंथ। तो क्या बन रहा है ये? एल क्यूब। ये अभी भी डायमेंशन नहीं है, जब तक ये स्क्वायर ब्रैकेट में ना आए तब तक ये डायमेंशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे धीरे धीरे ना आगे जाके डायमेंशन फॉर्मूला बनाने वाला हूँ। जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो हम सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे, और वो ऐसे नहीं कि 4-5 बस डायमेंशनल फॉर्मूला है, 20-25-30 डायमेंशनल फॉर्मूला है जो हमको याद करने होंगे, तब मजा आएगा असली। ठीक है, तो अगर आपसे पूछूं यहाँ पास मैं, वॉल्यूम का लेंथ में डायमेंशन कितना है? वॉल्यूम का लेंथ में डायमेंशन कितना है? तो डायमेंशन बेसिकली क्या होता है आपको बताया था मैंने यहाँ बस। डायमेंशन बेसिकली क्या होता है? पावर्स। तो यहाँ बस लेंथ में वॉल्यूम का डायमेंशन कितना है बच्चों? 3। और वैसे ही लेंथ में एरिया का डायमेंशन कितना है बच्चों? 2। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा होगा, मैं धीरे धीरे और डायमेंशन बनाऊंगा। अच्छा, अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो मैं थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ बस, एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या आपने डेंसिटी के बारे में कभी सुना है क्या? बहुत से बच्चे ने सुना होगा, मैं बता देता हूँ क्या होता है। मास बाय वॉल्यूम। मैं आपसे एक बात और पूछूं, इन दोनों में से, मास और वॉल्यूम में से कौन सा फंडामेंटल आपको पता होगा? सबसे पहला ही फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है ना, वो मास होता है ना। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जब डायमेंशन लिखते हैं तो कैपिटल एम से लिखते हैं। वॉल्यूम का मैंने अभी जस्ट डायमेंशन निकाल के बताया था बच्चों, कितना होता है? एल क्यूब होता है, होता है। तो डेंसिटी का डायमेंशन कितना बन गया बच्चों? एम एल -3, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा। तो आपने फिर से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया डेंसिटी का। ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये डिस्कस कल के लिए कर रहा हूँ मैं, कल के लिए या नेक्स्ट लेक्चर के लिए बिल्डअप कर रहा हूँ, कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे बच्चों तो हम यहीं से पिकअप करने वाले हैं डायमेंशन से। थोड़ा आपके दिमाग में मैंने डाल दिया कि डायमेंशन डायमेंशन क्या होता है, ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास में आओ तो आपको एक रफ आइडिया हो कि डायमेंशन क्या होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है बिल्कुल। कोई भी डाउट हो, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो। मैं देख लेता हूँ कितने बच्चे क्या हैं, कोई कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है। खैर मुझे किसी का तो कैमरा ऑन दिख नहीं रहा है। अगर किसी के पास ऑप्शन है तो प्लीज देखो तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लास 12 सेक्शन डी।
ट्वेल्थ के बच्चे भी हैं क्या? एमएसएफ मेडिकल के बच्चे कैमरा ऑन किए थे थोड़ा बहुत, बाकी तो किसी ने ऑन नहीं किया है। अच्छा, तो बच्चों कुछ समझ में आया मैंने जो पढ़ा है आपको? थोड़ा बहुत थम्स अप कुछ कर दो यार, समझ में आ जाएगा मुझे। एक बेसिक सा बताया आज मैंने आपको। या आपने शायद पढ़ भी लिया होगा, है ना? बहुत से जो बच्चे पढ़ लेंगे उनको लग रहा होगा कि क्या ही बताया सर, बोर लग रहा है, तो बहुत बहुत से बच्चों को लग भी रहा होगा बेटा। लेकिन जब क्लास शुरू होगा ना, प्रोसेस करेगा आगे के लिए फर्दर, तब मजा आएगा ना भिड़ो कि क्या करना है आपको। ठीक है, तो एमएसएफ मेडिकल के बच्चों को तो देख लिया, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। और कोई, और कोई कैमरा वगैरह ऑन करो। मेरिटोरियस जलंधर के बच्चे कुछ कहना चाहते हैं? लुधियाना इज रेज द हैंड। हाँ, डाउट है कि? ठीक है, तो मैंने रिकॉल कर दिया, रिवाइज करा दिया, है ना? आप लोग इसको 50 बॉयज प्रेजेंट सर, नॉट एबल टू टर्न ऑन द कैमरा। नॉट अ वरी, नॉट अ इशू, कोई बात नहीं। बट कोशिश करना कि कभी नेक्स्ट क्लास में हो जाए। देखूँ तो कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है मेरे से, है ना? थोड़ा पहचानूँ तो मैं एटलीस्ट इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करूँ, तब ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, आप मेरे लिए नए हो, मैं आपके लिए नया हूँ। थोड़ा यूज टू होने में ना 1-2 दिन, 3-4 क्लास तो लगेगा। जब तक आप मेरा फ्लो नहीं समझोगे, जब तक मैं आपका फ्लो नहीं समझूंगा, तब तक वो फ्रीक्वेंसी जब तक मैच नहीं करेगी ना, तब तक हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे आएगा वो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आप इस सारी चीज़ों को याद करके आइएगा और थोड़ा दिमाग में रख के आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं शायद क्वेश्चन भी पूछ लूँ आपसे कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। और तब आपको माइक ऑन भी करना हो तो प्लीज़ माइक ऑन कर लेना। ठीक है, सो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास। होप यू हैव enjoyed this class. Most welcome.